मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10th क्लास में अपना टॉपिक चल रहा था सवाई जयसिंह। और सवाई जयसिंह में कल मैंने आप लोगों को सवाई जयसिंह की उपलब्धियां बताई थी कि सवाई जयसिंह की जो उपलब्धियों का अध्ययन हम लोगों ने किया था। इसके साथ साथ ही हम आज इसके आगे का अध्ययन करते हैं सवाई जयसिंह की उपलब्धियों का। तो वापस वो क्वेश्चन में डाल रही हूँ। सवाई जयसिंह की हम लोग क्या पढ़ रहे थे? उपलब्धियां पढ़ रहे थे। सवाई जयसिंह की उपलब्धियां पढ़ रहे थे हम लोग। तो 4-5 पॉइंट्स जो थे वो मैंने आपको पीछे की कक्षा में बता दिए थे। अब आगे के पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, मैंने कल आपको ये बताया था कि सवाई जयसिंह के द्वारा भारत में 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया गया था। और वो 5 वेधशालाएं कहाँ कहाँ पर थी? तो एक तो जयपुर में बताई थी मैंने, एक दिल्ली में बताई थी, एक उज्जैन में बताई थी, एक मथुरा में बताई थी और एक बनारस में बताई थी। और ये 5 वेधशालाओं में से 1 नंबर का प्रश्न आ चुका है बोर्ड में, फाइनल बोर्ड एग्जाम में, कि जंतर मंतर क्या है। ये प्रश्न आ चुका है। तो जंतर मंतर एक वेधशाला है जो सवाई जयसिंह के द्वारा जिसका निर्माण करवाया गया था। अब यहाँ पर अगर हम जंतर मंतर की बात करते हैं तो जंतर मंतर को 2010 में यूनेस्को के द्वारा इसको क्या किया गया है? विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया गया है। 2010 में हो गया था यूनेस्को के द्वारा, जो पूरे विश्व में जितनी भी विरासतें हैं, विश्व धरोहर है, उनकी सूची बनाती है और उनको शामिल करती है। यहाँ पर 2010 में जंतर मंतर को यूनेस्को के द्वारा वेधशाला जो है जंतर मंतर, उसको विश्व धरोहर की सूची में सम्मिलित किया गया। अब ये जो प्रश्न आया था वो देखिए क्या था। प्रश्न जो आया वो मैं बता रही हूँ कि जंतर मंतर क्या है, ये प्रश्न आया था। तो जंतर मंतर सवाई जयसिंह के द्वारा निर्मित एक वेधशाला है और यही सबसे बड़ी वेधशाला है भारत में। जंतर मंतर जो कहाँ स्थित है? ये जयपुर में स्थित है। इसके बाद में आगे हम बात करते हैं तो देखिए, जयपुर जो है उसका प्राचीन नाम क्या था? जयनगर। उसका प्राचीन नाम जयनगर था। और यहाँ पर हम बात करते हैं तो पहले जयपुर का जो प्राचीन नाम जयनगर था, सवाई जयसिंह ने ही आमेर की जगह जयपुर को कछवाहा राजवंश की राजधानी बनाया था। और जयपुर की स्थापना से पहले यहाँ पर एक बहुत बड़ी शिकार होती थी और इस शिकार होदी के स्थान पर जयपुर शहर के निर्माण की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? सवाई जयसिंह के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। तो जयपुर का जो प्राचीन नाम आता है वो जयनगर है और पहले यहाँ पर एक बहुत बड़ी शिकार होती थी। उसके बाद में इसका जो निर्माण प्रक्रिया है वो सवाई जयसिंह के द्वारा शुरू की जाती है और जयपुर शहर का निर्माण सवाई जयसिंह के द्वारा किया जाता है। अब इसके बाकी के देखते हैं क्या है कि यही पहला ऐसा हिंदू कह सकते हैं कि अंतिम हिंदू शासक था जिसने 1740 ईस्वी में कई यज्ञ करवाए। अंतिम हिंदू शासक जिसने 1740 ईस्वी में कई यज्ञ करवाए। इसके साथ साथ यहाँ पर जो ब्राह्मण थे, यज्ञ करने वाले ब्राह्मण, उनके लिए जल महलों का निर्माण इनके द्वारा किया गया है। तो दूसरा पॉइंट देखिए इसका क्या आएगा? यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों के लिए किसका निर्माण किया गया? जल महलों का निर्माण इनके द्वारा ही, यानी सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। के लिए जल महलों का निर्माण करवाया गया। जल महलों का निर्माण करवाया। और इसके साथ साथ 21 सितंबर 1743 ईस्वी को रक्त विकार के कारण, रक्त विकार से क्या तात्पर्य है? खून होता है रक्त का तात्पर्य। तो रक्त में यानी खून में कोई किसी प्रकार का विकार आ जाने के कारण, खराबी आ जाने के कारण सवाई जयसिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है।
अब आपको एक बार मैं फिर से सवाई जयसिंह वाले क्वेश्चन पे डाल रही हूँ आपका ध्यान कि सवाई जयसिंह का अपने को प्रश्न करना क्या है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसकी जो जन्म की डेट दे रखी है वो निकालनी है। इसके पिता का नाम बिशन सिंह था, ये निकालना है। इसके बाद में जाजू के मैदान में जो युद्ध हुआ था मुअज्जम और आजम के बीच में, वो दो मुगल भाइयों के बीच में तो लड़ा जा रहा था, साथ ही दो हिंदू शासकों के बीच में भी, यानी आमने सामने हो गए, मुअज्जम और आजम के साथ हो गए जय विजय। तो ये भी आपको करना है कि जाजू का मैदान या कहाँ पर स्थित है, जाजू का युद्ध किसके मध्य हुआ था, कब हुआ था। इसके साथ साथ सवाई जयसिंह ने किसके फेवर में आकर, किसके अधीन होकर जाजू के मैदान में युद्ध किया, इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। तो यहाँ तक एक आपको यहाँ निकालना है। एक पॉइंट डालना है सवाई जयसिंह की उपलब्धियां। तो कल 5 पॉइंट या 6 पॉइंट मैंने आपको बता दिए थे, बाकी आगे वाले ये पॉइंट निकलते हैं कि जंतर मंत्र का निर्माण करवाया। इसके साथ साथ जो प्राचीन नाम जयनगर था जयपुर का, और इनकी जयपुर नगर के निर्माण का कार्य शुरुआत सवाई जयसिंह के द्वारा किया गया था, और ये अंतिम हिंदू शासक थे जिन्होंने कई यज्ञ करवाए और यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों के लिए जल महलों का निर्माण करवाया। तो इस तरह से ये जो उपलब्धि आती है सवाई जयसिंह की, आपको कंप्लीट करनी है। बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। तो यहाँ पर जयसिंह कंप्लीट होता है। अब जयसिंह के बाद में हम अगला जो शासक लेते हैं वो है अमर सिंह। अभ्यास प्रश्नों में अगर हम बात करते हैं तो जयसिंह से रिलेटेड प्रश्न आता है, बड़ा वाला प्रश्न। और अगर हम अमर सिंह की बात करते हैं तो अगर आप अभ्यास प्रश्न, आपके पास किताब है, अभ्यास प्रश्न देखेंगे तो अमर सिंह को लेकर 1 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, इसलिए इस टॉपिक को पढ़ना कंपलसरी अपने लिए। तो हम अगला पॉइंट डालते हैं अमर सिंह राठौड़। अमर सिंह राठौड़, इसको कहानी के रूप में ही लेते हैं। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूंगी कि इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो कौन से हैं, उन्हीं पर हमें कॉन्सेंट्रेट करना है थोड़ा सा। तो देखिए, हम बात करते हैं जोधपुर के महाराज की। जोधपुर का जो महाराज थे या शासक थे वो थे गज सिंह, ठीक है। और गज सिंह जो है उनकी संतानों की हम बात करते हैं। तो गज सिंह के जो संतान थे, 3 पुत्र थे। 3 पुत्रों में सबसे बड़ा अमर सिंह था, दूसरा जसवंत सिंह था और तीसरा था अचल सिंह। सबसे बड़े की हम बात करते हैं तो अमर सिंह सबसे बड़ा, दूसरा पुत्र है वो है जसवंत सिंह, दूसरा पुत्र है जसवंत सिंह, और तीसरे पुत्र की मैं बात करूं तो वो है अचल सिंह। अब देखिए किस तरह से ये आगे चलती है कहानी। यहाँ पर बचपन में ही अचल सिंह जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से अचल सिंह जो है वो तो यहाँ से हटता है, यानी इसकी मृत्यु हो जाती है कब, बचपन में ही। अब बचे कौन, जसवंत सिंह बच गया और अमर सिंह बच गए। जसवंत सिंह की बात करते हैं तो ये बड़ा, इसका दूसरे नंबर का पुत्र था। लेकिन यहाँ पर अगर उत्तराधिकारी की बात करते हैं तो श्रेष्ठ पुत्र के आधार पर अगर हम देखें तो जय सिंह का बड़ा बेटा अमर सिंह था, वो उत्तराधिकारी होना चाहिए। परंतु और ये हम बात करते हैं अमर सिंह की, तो गज सिंह के एक पासवान थी जिसका नाम था अनारा। पासवान को कह सकते हैं, जैसे रानियां होती है ना, उनसे जो नीचे का दर्जा होता है वो पासवान होता है। पहले के राजा वगैरह को जैसे किस प्रकार की दासी वगैरह इनसे विवाह करते थे तो इनके भी पुत्र होते थे जो औरस पुत्र कहलाते हैं। इसी तरह इनकी एक पासवान थी जो रानियों से नीचे के दर्जे की होती है, वो पासवान थी, इसका नाम था अनारा। अनारा के बहकावे में आकर, यानी अनारा ने गज सिंह को, जो उसका पति था, उसे अमर सिंह को लेकर भड़काया या उसके दिमाग में ऐसी बातें डाल दी कि अमर सिंह को गज सिंह ने अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया और उसे जोधपुर से बाहर निकाल दिया। यहाँ अमर सिंह की जो स्थिति देखिए क्या है, ये स्वभाव से काफी निडर था, पराक्रमी था, और जो कह सकते हैं कि यूथ या जो जवान वीर पुरुष थे वो इसके संगठन में रहते थे, यानी इसकी जो दोस्ती थी वो वीर युवकों से थी।
और ये स्वभाव से निडर था, पराक्रमी था। अब यहाँ अनारा के बहकावे में आकर गज सिंह ने उसका क्या कर दिया, निष्कासन करवा दिया अमर सिंह का जोधपुर शासक से, और उसके स्थान पर जसवंत सिंह को राजपाट प्रदान कर दिया। अब यहाँ पर अमर सिंह जो है वो जोधपुर से निकल कर कहा जाता है, मुगलों की सेवा में चला जाता है, मुगलों के पास चला जाता है। और इसकी वीरता से प्रसन्न होकर, इसकी बहादुरी से प्रसन्न होकर शाहजहां ने उसको किसकी उपाधि प्रदान की, उसको राव की उपाधि प्रदान की। यानी किसकी उपाधि थी, राव की उपाधि। अब यहाँ तक तो देखिए क्वेश्चन बनने की संभावना की उपाधि प्रदान की। इसके आगे हम देखते हैं, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ये आपको करना है। अब इसके आगे हम देखते हैं कि देखिए मुगलों की सेवा में जाने के बाद में क्या हुआ, बाद में घटनाक्रम बनता है। इस घटनाक्रम को हम देखते हैं कि मैंने पहले ही बता दिया कि अमर सिंह जो था वो स्वभाव से निडर थे, पराक्रमी थे, किसी के अधीन या किसी के दब के रहने वाली जो स्थिति थी वो नहीं थी। एक बार क्या होता है कि मुगल दरबार में वो 15 दिनों तक किसी को बिना सूचित किए अनुपस्थित रह जाते हैं। और 15 दिन के बाद में जब वो वापस आते हैं मुगल दरबार में, तो उनसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि आप कहाँ थे। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो शिकार करने के लिए गया था। तब शाहजहां ने कहा कि क्योंकि शाहजहां समकालीन था, यहाँ पर नाम आ रहा है, शाहजहां के द्वारा आपकी उपाधि दी गई। तो शाहजहां ने कहा कि आप बिना बताए कैसे जा सकते हैं, इसके लिए आपको जुर्माना देना पड़ेगा। तब अमर सिंह ने कहा कि मेरे पास जुर्माने के लिए कुछ भी नहीं, खाली मेरी तलवार है, मेरी तलवार है, इससे मैं जुर्माने के रूप में दे सकता हूँ। यहाँ पर फिर वो जब अपने कक्ष में चले जाते हैं तो शाहजहां के द्वारा सलावत खां को क्या किया जाता है, जुर्माना वसूल करने के लिए अमर सिंह के पास भेजा जाता है, परंतु अमर सिंह जुर्माना देने के लिए मना कर देता है। और जब वापस वो दूसरे दिन मुगल दरबार में उनको पेश किया जाता है, तो वहां पर जो सलावत खां है वो क्या कह देता है, उनको गंवार कह देता है, उनको गंवार कहकर पुकारता है। इस बात से बहुत ज्यादा चिढ़ जाते हैं अमर सिंह, और वहीं पर तलवार निकालकर सलावत खां के सीने में उतार देते हैं। सलावत खां की मृत्यु हो जाती है। शाहजहां वहां से भाग जाता है जनाना महलों की ओर, और फिर क्या होता है, अपनी जान बचाता है। परंतु यहाँ पर देखिए एक षड्यंत्र होता है, इसका जो बहनोई होता है, साला होता है अमर सिंह का, जिसका नाम होता है अर्जुन गोड़। ये अर्जुन गोड़ क्या करता है, अमर सिंह का साला है अर्जुन गोड़, ये क्या करता है कि लालच में आकर इस अमर सिंह को धोखे से पकड़वा देता है, और फिर अमर सिंह को किले में कैद कर दिया जाता है। जब यह बात अमर सिंह के सरदारों और सैनिकों को पता चली, ये बात मैंने पहले भी कही थी कि अमर सिंह जो था ना वो वीर था, उसकी जो संगठन था, उसका जो ग्रुप था, संगठन था, उसमें जो वीर सरदार थे उनकी संख्या ज्यादा थी। जब वीर सरदारों को ये बात पता चलती है कि अमर सिंह को धोखे से पकड़कर कैद कर लिया गया है, तो वो सारे के सारे कहाँ आते हैं, दिल्ली में लाल किले का एक दरवाजा होता है जिसका नाम होता है बुखारा द्वार। में यहाँ पर क्लियर करती हूँ इस चीज को। जितने भी सरदार होते हैं वो लाल किले के बुखारा द्वार में आते हैं। बुखारा द्वार में प्रवेश करते हैं, बुखारा द्वार से प्रवेश करते हैं वो सारे लाल किले के अंदर। लाल किले में बुखारा द्वार से प्रवेश करते हैं, अंदर आते हैं, और यहाँ पर उनकी जो संख्या थी, यानी सरदारों की संख्या कम होती है और मुगल सैनिक ज्यादा रहते हैं, लेकिन बड़ी वीरता से वो लोग सारे क्या करते हैं, उनका मुकाबला करते हैं। अंत में उनके जो जितने भी सरदार होते हैं वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। उसी दिन लाल किले के बुखारा द्वार को क्या किया जाता है, ईंटों से बंद कर दिया जाता है, और
यह जो फाटक था, यह जो द्वार था, वो किसके नाम से प्रसिद्ध हो जाता है? अमर सिंह का फाटक। अमर सिंह का फाटक, फाटक के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। प्रसिद्ध हो जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। एक नंबर के प्रश्न में अगर हम बात करें तो प्रश्न ये आया है कि अमर सिंह का फाटक किसे कहा गया है? तो अमर सिंह का जो फाटक है वो बुखारा द्वार को कहा गया है। कैसे? कि इसी द्वार से जो वीर सरदार थे अमर सिंह के सहयोगी, वो प्रवेश करते हैं लाल किले के अंदर, और वहां पर वो मुगलों की सेना से युद्ध करते हैं और अंत में वो वीर गति को प्राप्त होते हैं। उसी दिन ईंटों से इस द्वार को बंद कर दिया जाता है। इसे अमर सिंह के फाटक के नाम से जाना जाता है। कौन से द्वार को? बुखारा द्वार को। और यह कई वर्षों तक बंद रहता है, परंतु 1809 ईस्वी में 1809 ईस्वी में यहाँ पर इसको खोलने का कार्य करते हैं जॉर्ज स्टील। जॉर्ज स्टील के आदेश पर इसे खोला गया। तो दो प्रश्न निकलते हैं। एक तो निकला है अमर सिंह का फाटक किसे कहा जाता है? तो अमर सिंह का फाटक जो है वो बुखारा द्वार को कहा जाता है। और दूसरा कि अमर सिंह के फाटक को खोलने का आदेश किसने दिया था? तो अमर सिंह के फाटक को खोलने का आदेश जॉर्ज स्टील के द्वारा 1809 ईस्वी में दिया गया। यहाँ तक हमें अमर सिंह की जो कहानी थी या इसके बारे में पूरा कंप्लीट हो गया है ये टॉपिक। अब अपना जो अगला बिंदु रहेगा वो रहेगा मराठों का इतिहास, यानी छत्रपति शिवाजी। अब हमें मराठा साम्राज्य देखना है, तो नेक्स्ट अपना बिंदु मराठा का इतिहास रहेगा। छत्रपति शिवाजी, तो अपना टॉपिक चलेगा मराठों का इतिहास। और मराठों के इतिहास में जो बिंदु पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे छत्रपति शिवाजी। बहुत महत्वपूर्ण है छत्रपति शिवाजी। तो सबसे पहले छत्रपति शिवाजी तक जाने से पहले हम मराठों के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। अगर हम मराठा शक्ति के उत्कर्ष की बात करते हैं तो मराठा शक्ति किसी एक व्यक्ति, मतलब मराठा शक्ति का जो उत्कर्ष एक व्यक्ति का कार्य नहीं था, बल्कि यह अस्थायी परिस्थितियां जो उनके सामने आ गई थी उसका परिणाम था। यानी मराठा शक्ति का जो उद्भव अगर हम देखें, उनका उत्कर्ष देखें, तो वो कोई एक व्यक्ति का कार्य नहीं था कि एक व्यक्ति खड़ा हो गया और उसके द्वारा फिर मराठा जनशक्ति उसके साथ होगी। नहीं, उस समय उनके साथ जो गतिविधियां की गई थी, उनके साथ जैसा व्यवहार किया गया था, उस व्यवहार का ही परिणाम था मराठा शक्ति का उद्भव होना, उत्कर्ष होना। तो यहाँ हम मराठों की बात करते हैं तो जैसे मराठों का जो जीवन होता है वो पठारी प्रदेश में, यानी मराठा शक्ति महाराष्ट्र में पनपी। तो महाराष्ट्र की अगर हम भौगोलिक स्थिति को देखते हैं तो दक्कन के पठार के अंतर आता है, यानी पठारी क्षेत्र है। अब पठारी क्षेत्र के जो लोग होते हैं उनका जीवन कैसे होता है? इनकी जो भारत का दक्षिण पश्चिम भाग है, मतलब ये कहाँ पनपे? तो भारत के दक्षिण पश्चिमी यानी महाराष्ट्र में, मूल रूप से महाराष्ट्र था और उसके आसपास के एरिया भी आते थे। महाराष्ट्र में दक्षिण पश्चिम में स्थित दक्कन का पठार या प्रायद्वीपीय पठार, दक्षिण का पठार में इनका जो उद्भव था वो हुआ। अब पठारी जो क्षेत्र के लोग होते हैं वो किस तरह से, उनकी जो भौगोलिक स्थिति होती है वो कैसे होती है और उनकी जो शारीरिक संरचना होती है वो कैसे होती है। अगर हम पठारी लोगों की बात करते हैं तो पठारी लोग बहुत ही ज्यादा परिश्रमी होते हैं, यानी परिश्रमी अधिक होते हैं। इनकी जो कद काठी होती है, यानी शरीर की जो
लंबाई चौड़ाई होती है वो कम होती है, कद काठी इनकी क्या होती है, कम होती है। ये शरीर से कैसे होते हैं, मजबूत होते हैं। इसके साथ ही कैसे होते हैं, परिश्रमी होते हैं। क्योंकि पठारी जीवन के लोग, जैसे पहाड़ी क्षेत्र के लोगों की अगर हम बात करें, पठारी क्षेत्रों की ओर बात करें, बर्फीले क्षेत्रों की ओर बात करते हैं, तो ये जो इलाकों में रहने वाले लोग हैं वो काफी परिश्रमी होते हैं, मेहनती होते हैं। तो इसी तरह जो पठारी रहने वाले लोग थे वो परिश्रमी थे, साहसी थे, और मुख्य रूप से ये जो थे वो गुरिल्ला युद्ध में दक्ष थे। अगर मुख्य रूप से मैं बात करती हूँ तो ये मुख्य रूप से गुरिल्ला युद्ध में, अब ये प्रश्न आ सकता है गुरिल्ला युद्ध क्या है। तो देखिए गुरिल्ला युद्ध में दक्ष थे। गुरिल्ला युद्ध होता है छिपकर वार करना, शत्रु सेना को बिना पता लगे कि शत्रु कहां से वार करता है, छिपकर वार करना। तो इस तरह से ये गुरिल्ला युद्ध में माहिर होते थे, दक्ष होते थे, और खुले युद्ध से ये बचते थे, शत्रु पर छिपकर वार करते थे। तो ये थे मराठे जो गुरिल्ला युद्ध में दक्ष थे, खुले युद्ध का सामना कम करते थे, छिपकर वार करते, काफी परिश्रमी होते, मेहनती होते, साहसी होते, वीर होते। कद काठी इनकी हालांकि कम होती, लेकिन इनका जो जीवन था वो बहुत ही परिश्रमी था, साहसी थे। तो इनकी अगर हम बात करते हैं तो 15वीं और 16वीं सदी में धर्म सुधार और भक्ति आंदोलन ने सामाजिक एकता को और दृढ़ किया। इसके साथ साथ ये जो मराठी भाषा बहुत सरल और व्यवहारिक थी जिसका उपयोग ये लोग करते थे। तो ये हमने देखा मराठों के बारे में। अब नेक्स्ट अपना जो बिंदु चलेगा वो रहेगा छत्रपति शिवाजी को लेकर। ये तो हमने मराठों का इतिहास देखा है थोड़ा सा, आगे आने वाली कक्षाओं में इसका अध्ययन आपको करवाया जाएगा। थैंक यू।